ध्वनि संचरण, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, कैसे पहुंच पा रही है, ठीक है। ध्वनि क्या होती है, एक स्थान से मतलब क्या होती है, संचरित होती है। जैसे किस किस में, ठोसों में, गैसों में और द्रव में के द्वारा क्या होती है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से पहुंच सकती है। जैसे कोई भी हॉर्न है, हमें सुनाई देता है, किस वजह से, हमारे बीच में क्या है, हवा है, उसके माध्यम से क्या होती है, ध्वनि हम तक पहुंच जाती है। और ठोसों में जो है ध्वनि सबसे अधिक होती है। जैसे कोई भी, यहाँ से कोई रॉड है, ठीक है, काफी लंबा है, अगर हम यहाँ से मारेंगे उसमें, तो दूसरी तरफ वहां पे उसकी आवाज क्या आएगी, जल्दी से पहुंच जाती है, ठीक है। यानी कि जो ध्वनि है ठोसों में अधिक होती है, उसके बाद द्रवों में उससे कम होती है और गैसों में और भी कम होती है। जैसे क्या है कि आप, द्रव में कैसे पता चलेगा, आपने क्या करा, कोई एक घंटी ली, जैसे मंदिर की घंटी होती है, एक टब लिया, ठीक है, बड़ा सा टब लिया, उसमें उसके अंदर आप क्या करो, घंटी को बजाओ, तो उसमें अगर आप टब में ध्यान से सुनोगे तो घंटी की आवाज सुनाई देती है। यानी कि ध्वनि किस किस में चल सकती है, संचरण कर सकती है, किसमें, ठोसों में, द्रवों में और गैसों में। अगर सोचो क्या हो कि ना ही ठोस है, ना द्रव है और ना ही गैस है, तो क्या हमें ध्वनि सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि ध्वनि को एक संचरण करने के लिए क्या चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर निर्वात है, ठीक है, अगर हवा भी नहीं है, निर्वात मतलब बिल्कुल वैक्यूम, यानी कि उसमें बिल्कुल हवा भी नहीं है, यानी कि वहां पे ध्वनि हमें नहीं सुनाई देगी, चाहे कोई कितना भी बोल रहा हो या कोई भी कितना भी हॉर्न है, वहां पे कोई भी ध्वनि की आवाज नहीं सुनाई देगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ध्वनि को संचरण के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए पहले इतना देख लेते हैं। संचरण, ध्वनि को ध्वनि का एक ध्वनि का एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाता है, संचरण, ध्वनि संचरण कहलाता है, ठीक है। ध्वनि संचरण कहलाता है। और ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो हमें ध्वनि नहीं सुनाई देगी, ठीक है। ध्वनि ठोसों में, कॉमा, द्रवों और गैसों
में क्या कर सकती है, संचरण कर सकती है। ठीक है, संचरित होती है या संचरण कर सकती है। ध्वनि ठोसों में सबसे अधिक फिर गैसों में और फिर द्रवों में और गैसों में सबसे कम संचरित होती है। ठीक है, सबसे कम संचरित होती है। यानी कि जो ध्वनि की चाल है किसमें, ठोसों में सबसे अधिक होगी, यानी कि ध्वनि किसमें, ठोसों में सबसे अधिक, फिर द्रवों में और फिर गैसों में। ठीक है, अब है ध्वनि निर्वात में, निर्वात मतलब जहां पे क्या है, हवा नहीं है। ठीक है, बिना वायु की। ठीक है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ठीक है, ध्वनि को क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, ये समझ में आया आप लोगों को? बताइए तनुजा। और चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या लिखा है। ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना कहलाता है ध्वनि संचरण कहलाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। ठीक है, ये क्या है, ध्वनि संचरण। जैसे कोई इंसान, जैसे आप लोग आवाज देते हो किसी को, कोई बंदा, कोई दूर है, आपकी फ्रेंड दूर है, तो आप आवाज देते हो, वो क्या करते हैं, आपकी आवाज को सुन लेते हैं। यानी कि क्या है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, संचरण करती है। फिर लिखा है ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमें पता है ध्वनि किस किस में संचरित होती है, ठोसों में, द्रवों में और गैसों में। अगर माध्यम नहीं होगा तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इसलिए ध्वनि को संचरित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने टेलीफोन जैसे बनाते हैं, एक ग्लास में डोरी बांधी और दूसरी ग्लास में भी डोरी बांध दी। ठीक है, डोरी से दोनों ग्लासों को बांध दिया और दूर तक एक ने यहाँ से बोला, दूसरे ने कान पे लगा, तो आपको क्या होती है, ध्वनि सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है। ठीक है, यानी कि ध्वनि को क्या करने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ध्वनि ठोसों, द्रवों और गैसों में संचरित होती है या संचरण कर सकती है। ध्वनि ठोसों में सबसे अधिक, फिर द्रव में और गैसों में सबसे कम संचरित होती है। ठीक है, सबसे अधिक किसमें, ठोसों में, फिर द्रव में, फिर गैसों में। ध्वनि निर्वात यानी कि बिना, जहां पे क्या ना हो, हवा ना हो, में संचरित नहीं होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब है इसमें ध्वनि को सुनना।
ध्वनि को सुनना। ठीक है, इस टॉपिक को लिखते हैं। ध्वनि को हम कैसे सुनते हैं? कानों से। ठीक है, तो हमारे जो कान होते हैं इनकी आकृति कैसी है? ठीक है, ये कैसे होते हैं? एक कीप नुमा। आपने कीप देखी होगी या फनल जिससे आप यूज करते हो, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने फनल देखी होगी। ठीक है, ऐसे ही क्या होते हैं, कीप नुमा हमारे कान होते हैं। उसके अंदर क्या रहती है? ये पतली नलिका रहती है। ठीक है, इसमें इस नलिका में क्या रहती है? एक झिल्ली लगी रहती है। ठीक है, इस नलिका में क्या रहती है? झिल्ली रहती है। जब बाहर की आवाज हमारे कानों में आती है तो ये झिल्ली क्या करती है? कंपन करती है। झिल्ली कंपन करती है, इसे बोलते हैं कर्ण पटह। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम। आपने ड्रम देखे होंगे स्कूल में जो बजते हैं, उसी तरह से कर्ण पटह बोलते हैं या इसको ईयर ड्रम बोलते हैं। जब आवाज कहां से? इस नलिका से होते हुए कहां पहुंचती है? इस ईयर ड्रम पे पहुंचती है, तो ये क्या करता है? कंपन करता है। ठीक है, इसके कंपन के बाद ये आगे किसको? एक इनर क्या होता है? इनर ईयर होता है। ठीक है, एक क्या होता है? इनर ईयर। एक इनर ईयर होता है जिसे बोलते हैं। ठीक है, यही होता है इसका। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो इनर ईयर होता है वो कहाँ? हमारे मस्तिष्क में क्या भेजता है? संदेश भेजता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है? ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर से समझ लो एक बार फिर से। क्या होता है? हमें ध्वनि कैसे सुनाई देती है? हमारे जो कान है कैसे होते हैं? उनकी आकृति कैसी होती है? फनल की जैसी। ठीक है, कैसी होती है? फनल की जैसी, यानी कि कीप जैसी होती है। और इसके अंदर जो नलिका है इसमें क्या लगा रहता है? एक झिल्ली लगी रहती है। जब हमारे कानों में, ये हमारे कान है ऊपर से, जब हमारे कानों में आवाज जाती है तो ये झिल्ली क्या करती है? कंपन करती है, वाइब्रेट होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर इसको बोलते हैं कर्ण पटह। इंग्लिश में इसका नाम है ईयर ड्रम। ठीक है, जैसे ड्रम आपने देखा होगा, ड्रम में एक झिल्ली लगी रहती है, उसी तरह हमारे कानों में भी अंदर क्या रहती है? झिल्ली रहती है। जब ये कंपन करते हैं तो ये कहाँ भेजते हैं कंपन को? आगे दूसरे इनर ईयर में। ठीक है, जिसे बोलते हैं आंतर कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं इनर ईयर। ठीक है, जब इनर ईयर में हमारे ध्वनि पहुंचती है, इनर ईयर फिर कहाँ पहुंचाते हैं? हमारे मस्तिष्क में संदेश को पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या सुनाई देती है? ध्वनि सुनाई देती है। कितना समझ में आया आपको या नहीं? यस मैम।
अगर फिर समझ में नहीं आया तो फिर से बताइए, फिर से बता दें हम लोग को। चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर से समझेंगे, ठीक है। ये रफ डायग्राम बना है सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। चलिए क्या होती है, ध्वनि को सुनना, हम ध्वनि को कानों से सुनते हैं, ठीक है। अब कान कैसे बने होते हैं इसके बारे में लिखते हैं। हमारे कान क्या होते हैं कि या फनल की आकृति के होते हैं उन पर, ठीक है, उस पर क्या होती है, एक नलिका उस पर एक नलिका लगी होती है। इस नलिका पर एक क्या लगी होती है, झिल्ली लगी होती है, झिल्ली लगी होती है जिसे क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम या कर्णपटह कहते हैं, कर्णपटह या ईयर ड्रम, ठीक है, ईयर ड्रम कहते हैं। जब ध्वनि किससे, नलिका से होते हुए होते हुए ईयर ड्रम में पहुंचती है या कर्णपटह या ईयर ड्रम में पहुंचती है तो ईयर ड्रम क्या करता है, कंपन करता है, ठीक है। पहुंचती है तो कर्णपटह क्या करता है, कंपन करता है, ठीक है। कर्णपटह से फिर क्या होते हैं, कर्णपटह से ध्वनि कहाँ चली जाती है, आंतर कर्ण में, ठीक है। कहाँ चली जाती है, आंतर कर्ण, इसे क्या बोलते हैं, इनर ईयर में पहुंचती है जो ईयर ड्रम क्या, अंतःकरण क्या करता है, इनर ईयर क्या करता है कि कंपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इनर ईयर में पहुंचती है अंतःकरण कंपनों को कहां तक, मस्तिष्क तक
पहुंचाते हैं, जिससे जिससे हमें ध्वनि सुनाई पड़ती, ठीक है, हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है। देखिए फिर से देख लेते हैं इसको। क्या होता है, हमारे जो कान है कैसे बने हैं, कीपनुमा या फनल की आकृति के बने होते हैं। इनमें क्या रहती है, एक नलिका लगी रहती है, जिस नलिका पे क्या रहती है, एक झिल्ली लगी होती है। जब ध्वनि हमारे कानों में आती है तो ध्वनि नलिका से होते हुए कहाँ पहुंचती है, इस कर्णपटह पे पहुंचती है। इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ईयर ड्रम कहते हैं। इससे जब इसमें क्या होते हैं, कंपन होते हैं, फिर ये जो कर्णपटह है, कर्णपटह से ध्वनि कहाँ पहुंचती है, जो कंपन है कहाँ पहुंचते हैं, आंतर कर्ण पर पहुंचते हैं। जो आंतर कर्ण है ये कहाँ संदेश पहुंचाते हैं, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में संदेश पहुंचने के बाद क्या होती है, हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। चलिए नोट कीजिए, ये बस रफ डायग्राम है आप लोगों को समझाने के लिए। कंपन का आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, ठीक है। इसको देखते हैं। अब है कंपन। जैसे हमने कल पढ़ा था, कंपन क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के इधर उधर क्या करती है, या अपनी स्थिति के इधर उधर गति करती है, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, कंपन। जैसे कि आपने कोई रस्सी ले ली, ठीक है, कोई डोरी ली, उसमें कुछ बॉल लटका दिया, ठीक है, इसमें आपने क्या लगाया, कोई बॉल लगाया, आपने इसको हिलाया, ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी स्थिति के इधर उधर क्या करेगा, गति करेगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहेंगे, कंपन। और इसी को क्या कहते हैं, दोलन भी कहते हैं, ठीक है। अपनी स्थिति के इधर उधर गति करना को क्या कहते हैं, दोलन भी कहते हैं और कंपन भी कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के इधर उधर गति करती है उसे दोलन भी कहा जाता है और उसे कंपन भी कहते हैं, ठीक है। लिखते हैं इसको, कंपन जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के इधर उधर, ठीक है, अपनी स्थिति के इधर उधर क्या करती है, गति करती है, गति करती है, तो उसे क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, कंपन कहते हैं। इसी गति को, ठीक है, इसी गति को क्या कहा जाता है, दोलन भी कहते हैं, ठीक है, दोलन भी
कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? दोलन बोला जाता है। फिर से समझ लीजिए, जब कोई वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति के इधर उधर क्या करती है, गति करती है, उसको क्या बोला जाता है? कंपन कहा जाता है या दोलन कहा जाता है। और जब अब क्या है, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु क्या करती है, जब कोई वस्तु क्या करती है, दोलन करने में जितना समय लेती है। ठीक है, हमने इसको खींचा यहाँ तक, फिर इसने यहाँ पे गई, फिर से वापस आई, या फिर से यहाँ पे आ गई। ऐसे ही करते करते ये कितने दोलन में ये समय लेगी। ठीक है, हमने कैसे काउंट करेंगे दोलन? यहाँ से हमने जैसे यहाँ से थी इसकी स्थिति, यहाँ से पकड़ के खींचा, ये यहाँ पे गई। ठीक है, फिर यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जब ये आएगी तो इसका एक दोलन क्या होगा, पूरा होगा। तब हम स्टॉप वॉच से क्या करेंगे, उसको नाप लेंगे कि कितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, तो क्या करते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक, ठीक है, जितने समय में, ठीक है, एक दोलन करने में क्या लगा, जितना समय लगा, एक दोलन करने में जितना समय लगा, उससे क्या कहते हैं, उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, कोई एक वस्तु है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन या दोलन करने में जितना समय लगता है, उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन करने में वस्तु जितना समय लेती है, जितना समय लेती है, वह उस वस्तु का आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, एक दोलन करने में जितना समय लेगी, वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। हमें पता है आवर्तकाल बराबर क्या होता है? आवर्तकाल बराबर जितने दोलन, यानी कि दोलन करने में लगा समय, दोलन करने में लगा समय बट्टे दोलनों की संख्या, बट्टे दोलनों की संख्या। ठीक है, आवर्तकाल बराबर क्या होता है? दोलन करने में लगा समय बट्टे दोलनों की संख्या। अगर आपको दोलन में कितना समय लगा है वो दे दिया जाए और दोलनों की संख्या दे दी जाए, आपसे पूछा जाए कि आवर्तकाल निकालो, तो आप क्या करोगे? जहाँ पे जितना समय लेती है बट्टे जितने दोलन करने में जितने दोलनों की क्या है, संख्या है, उससे भाग दो दोगे, तो क्या आ गया आपका आवर्तकाल। और आवर्तकाल का मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सेकंड होता है। ठीक है, क्या समझ में आ गया आप लोगों को? क्या फिर से समझा दें? देखो फिर से समझ लो, कंपन क्या है? जब कोई वस्तु, ठीक है, ये कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के
इधर उधर क्या करती है, गति करती है, उससे क्या बोलते हैं, कंपन कहते हैं या दोलन कहते हैं। और आवर्तकाल किसे कहते हैं, ठीक है। एक दोलन करने में जितना वस्तु जितना समय लेती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, दोलन करने में लगा समय बट्टे दोलनों की संख्या। और आवर्तकाल का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। चलिए नोट कीजिए अगर समझ में आया तो। आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल का उल्टा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं प्रति, ठीक है, प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसका और इसको किससे दिखाते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है और इसे एच जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए इतना देखते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है, इसे एन से दिखाते हैं। और आवृत्ति किसे कहते हैं, प्रति सेकंड। ठीक है, ये किसका उल्टा होता है, आवर्तकाल का। प्रति सेकंड में, प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों को, ठीक है, प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को, दोनों की संख्या को क्या कहते हैं, को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति एन से दिखाते हैं बराबर 1/t आवर्तकाल के। और आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, इससे यानी कि हर्ट्ज को, ठीक है, हर्ट्ज को एच जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। इतना समझ में आया, आवृत्ति क्या है, किसका उल्टा होता है, आवर्तकाल का। आवृत्ति प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे एन से डिनोट करते हैं। आवृत्ति बराबर 1/t यानी कि आवर्तकाल के, ठीक है, आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/t। टी क्या है, आवर्तकाल। और आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को किसे दिखाते हैं, एच जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। चलिए हो गया। चलिए ठीक है, ओके। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।